वेलकम दोस्तों। रॉ क्लासेज के चैनल पे मैं अर्पित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम लोग ईबीएस में 2 सेक्शन पढ़े थे और मैंने बोला था कि अभी एक सेक्शन बचा हुआ है आपका मूल्यांकन, और मूल्यांकन की जो विधियां होती है और आकलन। क्योंकि बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आप जो शिक्षा से रिलेटेड होती हैं वो सारी चीज़ें आप इसके पहले वाले में, जैसे मैथ के शिक्षण में, साइकोलॉजी के शिक्षण में मैंने कंप्लीट कर दिया है। जैसे प्रश्नों के बारे में होता है, चिंतन के बारे में होता है, कौन सा चिंतन सही होता है, कौन सा गलत होता है। तो जो नए बच्चे होंगे उनसे एक बार मैं ये अनुरोध करूंगा कि जो आप पिछले प्लेलिस्ट में चले जाइएगा जहाँ सीडीपी के अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, मैथ के शिक्षण का अलग प्लेलिस्ट बने हैं, तो वहाँ पे जाके एक बार सारे वीडियो देख लीजिएगा। आपका टोटल का टोटल शिक्षण कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा जो लास्ट सेक्शन है, लास्ट सेक्शन में हमारा मूल्यांकन के बारे में है, जिसमें मूल्यांकन की कुछ विधियां और मूल्यांकन क्या है इसके बारे में। देखिए, पहली चीज तो मैं बात करूंगा मूल्यांकन के बारे में कि मूल्यांकन ये आखिरकार मूल्यांकन में बात को मूल्यांकन में करते क्या है। एक होता है मापन, जिसमें कि मात्राओं की बात की जाती है, नंबर्स की बात की जाती है। एक होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है कि सिर्फ नंबर्स नहीं, मूल्यांकन का मतलब होता है कि बच्चे का ओवरऑल हर एक फील्ड में आप उसके परफॉर्मेंस को देते हैं और उसकी एक वैल्यू सेट करते हैं, आखिरकार ये बच्चा है कैसा। मूल्यांकन, एक टीचर को हमेशा मूल्यांकन करते समय बहुत ही बारीकियों को ध्यान में रखना पड़ता है और उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको जानना होगा कि मूल्यांकन कैसे करते हैं, मूल्यांकन क्यों करते हैं, और मूल्यांकन करने के बाद आपका फीडबैक क्यों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बस इसके बारे में समझ गए तो आपके मूल्यांकन क्वेश्चन लग गए। तो देखिए, अरे बात की जाए मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन होते हैं आपके दो प्रकार के। एक होता है रचनात्मक और एक होता है योगात्मक। योगात्मक मूल्यांकन को ही बोलते हैं संकलित मूल्यांकन, और रचनात्मक मूल्यांकन। अब दोनों में देखिए महत्वपूर्ण अंतर क्या है, क्योंकि इसी मूल्यांकन के ऊपर सारी की सारी कहानी बनेगी और सारा शिक्षा यहीं से डिजाइन होना शुरू हो जाएगा आपका। रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जो पढ़ाई के दौरान होता है, पढ़ाई के दौरान होता है। बात समझिएगा, पढ़ाई के दौरान जो मूल्यांकन हो वह मूल्यांकन जिसमें बच्चों की कमी को ढूंढ के दूर किया जाए, कमी को ढूंढ कर दूर करें, वो इस तरह का मूल्यांकन कैसे होता है, रचनात्मक मूल्यांकन। अब योगात्मक मतलब योग करना, जोड़ना, वह मूल्यांकन जो पढ़ाई के बाद होता है, मतलब अधिगम के जो बाद होता है उससे कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा, आपका सत्र के अंत में जो परीक्षा होता है, या आपसे जो यूनिट टेस्ट ली जाती है, ये सब मूल्यांकन कैसे मूल्यांकन होते हैं, योगात्मक मूल्यांकन। अब समझिए, रचनात्मक मूल्यांकन ये कहता है कि बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाते समय उनके अंदर जो कमी है उसे पता करिए और पता करके उनको एट द टाइम आप दूर करिए। मतलब बच्चों की कमी को पता करते जाइए पढ़ाते समय, उसी समय उसको दूर करते जाइए, ये होता है रचनात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन कहता है पहले एक हफ्ता पढ़ाओ, एक हफ्ता बाद उस पर पेपर लो, फिर देखो कि किसका नंबर ज्यादा आया या कम आया। या फिर पहले साल भर पढ़ाओ, साल भर बाद एक वार्षिक परीक्षा ले लो और फिर देख लो कि किसका नंबर ज्यादा हुआ या कम हुआ। तो आप खुद सोच के बताइए कि कौन सा मूल्यांकन सही होगा। एक बच्चे के लिए यदि आपको प्रीफर करना हो तो कौन सा मूल्यांकन सही होगा। और जाहिर बात है, रचनात्मक मूल्यांकन यूज करने के दृष्टिकोण से, एक टीचर के प्रयोग करने के दृष्टिकोण से रचनात्मक मूल्यांकन सही होता है, योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और योगात्मक मूल्यांकन ही है जिसपे अंकों पे ध्यान दिया जाता है, मतलब नंबर पे, कितना नंबर पाए कितना नहीं पाए, या जिसमें ध्यान देते हैं हम शैक्षिक उपलब्धि पे, मतलब एकेडमिक मेरिट पर, शैक्षिक उपलब्धि पे। शैक्षिक उपलब्धि को ही कहते हैं एकेडमिक मेरिट। मेरिट में क्या जोड़ा जाता है, नंबर। तो जहां अंकों को जोड़ा जाता है, शैक्षिक उपलब्धि एकेडमिक मेरिट को जोड़ा जाता है। जहां अर्धवार्षिक परीक्षा या सत्र के अंत में वार्षिक परीक्षा ली जाती है, यूनिट टेस्ट लिया जाता है, जहां ओवरऑल पढ़ाई के बाद में एक परीक्षा करवाई जाती है जिसमें नंबर्स किससे बच्चों की तुलना की जाती है, वो सभी योगात्मक या संकलित मूल्यांकन होते हैं। संकलित मतलब सभी को एक जगह संकलित करना, जोड़ना। रचनात्मक मूल्यांकन और मूल्यांकन होता है जो पढ़ाई के दौरान होता है और जिसमें कमी को ढूंढकर दूर किया जाता है। ये आप समझ गए कौन सा रचनात्मक होता है, कौन सा योगात्मक होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
इस पे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। अब यदि मैं बात करूं कि मूल्यांकन, अब इसी पे एक चीज आता है आकलन, कि आकलन के प्रकार। आकलन 3 प्रकार के होते हैं। चूंकि मैं एक बार इन सभी चीजों को पढ़ा चुका हूं, पर मैं यहाँ रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपका एक बार रिवाइज भी हो जाए। लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए और डिटेल में जानने के लिए चीजों को, क्योंकि वहां मैंने एक बार पढ़ा दिया, इसलिए यहाँ पे उतने डिटेल नहीं जा रहा हूँ, बस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। और पर्यावरण के दृष्टिकोण से यहाँ जो महत्वपूर्ण है वो बता रहा हूँ। इसलिए एक बार यदि आपको डिटेलिंग जाननी हो तो पिछले प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे सारी सारी वीडियो देख लीजिए। आप फिर मूल्यांकन की वीडियो पड़ी होगी, आप सीधे मूल्यांकन खोलिए और आराम से देख लीजिए। देखिए, आकलन 3 प्रकार के होते हैं। अधिगम का आकलन, दूसरा अधिगम के लिए आकलन, तीसरा अधिगम के बारे में या फिर अधिगम के जैसा आकलन। मतलब अधिगम के बारे में, अधिगम के जैसा आकलन। तो ये आपका 3 प्रकार का आकलन होता है, या इसी में लिख देगा अधिगम के रूप में, अधिगम के रूप में, अधिगम के बारे में या अधिगम के जैसा आकलन। तो ये 3 तरीके का आकलन होता है जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछता है और हर में पूछता है। बस आपको ये समझना होगा क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट, और कौन सही कौन गलत, और फिर उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उसे सॉल्व करिए। ऐसा नहीं कि बस आपने याद कर लिया और रटा हुआ चीज पूछ देगा रट्टू तोते की तरह। यहाँ पे आपसे कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तब उस पर वो किसी भी तरीके से डिजाइन करेगा तो आप उसे आराम से कर लेंगे, नहीं तो फिर 10 पेज में आप याद करते रहिए। तो देखिए, अधिगम का आकलन वो होता है जिसे एक टीचर करता है। कौन करेगा? एक शिक्षक। साथ में वो कैसे योगात्मक, कैसे आकलन का प्रयोग करता है? योगात्मक। एक टीचर जब योगात्मक मूल्यांकन करता है तो उसे बोलते हैं अधिगम का आकलन। एक टीचर जब करता है रचनात्मक मूल्यांकन तो उसे बोलते हैं अधिगम के लिए आकलन। और एक बच्चा स्वयं का या फिर बच्चों का ग्रुप होगा सहपाठी के साथ क्या करे? अपना रचनात्मक मूल्यांकन, तो उसे बोलते हैं अधिगम के बारे में या अधिगम के जैसा आकलन। अब यहां से जो पकड़ने वाली बात है वो ये समझिए। आप खुद बताइए, एक टीचर जो योगात्मक मूल्यांकन कर रहा है, अभी आपने देखा था योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है। नंबरों पर ध्यान देते हैं, शैक्षिक उपलब्धि पर ध्यान देते हैं, और वार्षिक परीक्षा में होता है, सत्र के परीक्षा यूनिट टेस्ट लेते हैं। ये योगात्मक मूल्यांकन होता है। तो आप खुद बताइए सही होता है गलत? गलत होता है। तो अब बताइए, एक टीचर योगात्मक मूल्यांकन कर रहा है तो क्या वो सही मूल्यांकन होगा? क्या वो अधिगम का आकलन सही होगा? अधिगम का आकलन क्या होगा? गलत होगा। यदि आपको ऑप्शन में आता है कि अधिगम का आकलन करना चाहिए तो आप सीधे टिक लगाएंगे अधिगम का आकलन नहीं करना चाहिए। अधिगम के लिए आकलन, एक टीचर यदि रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग कर रहा है, एक टीचर यदि मूल्यांकन कर रहा है और रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? अधिगम के लिए आकलन। और इस तरीके के आकलन सही होते हैं। एक बच्चा या सहपाठी ग्रुप में बैठे हैं, बच्चा खुद कॉपी बंद करके देख रहा है हमको क्या याद है क्या नहीं, या एक दूसरे से पूछते हैं और पूछ कर देखते हैं देखो तुमको इतना याद है हमको इतना याद है, तो भी एक तरीके का रचनात्मक मूल्यांकन होता है जिसमें बच्चे पढ़ाई के साथ सीखते चले जाते हैं। तो बच्चे जब स्वयं से या सहपाठियों के साथ पूछा पूछी करते हैं और सीखते चले जाते हैं या रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं, तो क्या ये सही होगा गलत? ये भी सही होगा। और इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। एक तो आपसे पूछेगा कौन सा आकलन यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। एक तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जैसे एक शिक्षक है जो वार्षिक परीक्षा, जो सत्र के अंत में वार्षिक परीक्षा लेता है, तो बताइए वो कौन सा आकलन का प्रयोग कर रहा है? अधिगम के लिए आकलन, कि अधिगम का आकलन, कि अधिगम के जैसा आकलन। तो एक टीचर है, टीचर में यही दोनों आकलन आएंगे। और वार्षिक परीक्षा का प्रयोग करा मतलब योगात्मक वाला, तो ये कैसा आकलन हो जाएगा? अधिगम का आकलन। एक चीज तो ये पूछता है। एक आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि अधिगम का आकलन के बजाय अधिगम के लिए आकलन का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान दीजिए शब्द मैं लिख देता हूं।
एक आपसे इस तरह पूछता है कि अधिगम का आकलन के बजाय अधिगम के लिए आकलन का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, अधिगम के लिए आकलन के बजाय अधिगम का आकलन का प्रयोग करना चाहिए। एक इस तरीके से आपके ऑप्शन बहुत मिलेंगे और आपको पहचानना होगा कौन सही कौन गलत। चलिए थोड़ा समय दे रहा हूं, पहचान के बताइए कौन सही और कौन गलत। तो देखिए इसमें बोला गया कि अधिगम का आकलन के बजाय, इसके बजाय अधिगम के लिए आकलन का प्रयोग करना चाहिए। ये तो गलत वाला होता है, ये सही वाला। बोला इसके बजाय इसका प्रयोग करो, तो ये क्या है? पूरी तरह सही है। ये क्या होगा? पूरी तरह सही होगा। अब इसमें देखिए अधिगम के लिए आकलन के बजाय अधिगम के आकलन का प्रयोग करो, मतलब ये तो सही वाला आकलन होता है, इसके बजाय ये गलत वाले आकलन का प्रयोग करो। तो ऑप्शन सही होगा कि गलत? गलत होगा। तो एक आपसे क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन करता है इसके ऊपर, समझ गए? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। बाकी जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो फिर चीजों के बारे में आप अच्छे से समझते चले जाएंगे। अगला देखिए, एक और मूल्यांकन होता है जिसे बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE। एनसीएफ 2000 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात कहता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कोई तरीका नहीं, ये एक टीचर के कर्तव्य को बताता है कि एक टीचर को कैसे मूल्यांकन करना चाहिए, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो मूल्यांकन करता है। पहला चीज, सतत मतलब होता है लगातार, मतलब ये कह रहा है कि मूल्यांकन लगातार चलना चाहिए। और दूसरा चीज, मूल्यांकन व्यापक मतलब होता है विस्तृत, मतलब हर एक चीज का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चे की नैतिकता का, बच्चे के शैक्षिक चीजों का, पढ़ाई लिखाई का, बच्चे के व्यवहार का, बच्चे के समाजीकरण का, बच्चे के खेल कूद का, बच्चे के सृजनशीलता का, मतलब हर एक चीज का क्या होना चाहिए? मूल्यांकन। तो CC ये बताता है कि हर एक चीज का मूल्यांकन करो, वो भी लगातार। मूल्यांकन कभी भी रुकना नहीं चाहिए। तो CC क्या बोलता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये कहता है कि लगातार मूल्यांकन करना है हर एक टीचर को, वो भी विस्तृत रूप में, बिना रुके विस्तृत रूप में हर एक चीजों का क्या करना है? मूल्यांकन। तो ये होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो जब ये पूछेगा एनसीएफ 2005 या एनसीईआरटी किस मूल्यांकन की बात करता है, तो CC ये है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और यदि आप सबको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन नहीं मिलेगा तो ऑप्शन में आपको रचनात्मक मूल्यांकन मिलेगा। दोनों सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए मूल्यांकन करने को उद्देश्य क्या है, यह भी जानना जरूरी है। मूल्यांकन करने के उद्देश्य, मूल्यांकन करते ही क्यों हैं, क्या जरूरत है बच्चे का मूल्यांकन करने का, यह पूछा है। मूल्यांकन का उद्देश्य की क्या जरूरत है बच्चे का मूल्यांकन करने का, कि करते ही क्यों हैं। देखिए मूल्यांकन करने का उद्देश्य, पहला सबसे जरूरी चीज होता है बच्चों को क्या देना? प्रतिपुष्टि, मतलब फीडबैक। बच्चे को क्या देना जरूरी? फीडबैक। जब बच्चा कॉपी लेके आता है, आपके हाथ में कॉपी रही, आप चेक कर रहे हैं, नहीं ये सही है, ये गलत है, यहाँ पे, तो बच्चा इंतजार करता है इसे देखकर कि अब मास्टर साहब क्या बोलेंगे, डांटेंगे, बिगड़ेंगे, क्या कहेंगे। और जैसे आपने कॉपी उठाकर उससे जो बोला, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है उसकी पढ़ाई पे, और आप उस समय जो बोलते हैं वही क्या कहलाती है? प्रतिपुष्टि, फीडबैक। तो एक बच्चे के दृष्टिकोण से सबसे जरूरी मूल्यांकन में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है क्या? प्रतिपुष्टि। बच्चा गलत क्या सही क्या वो अलग चीज है, आप उसको कैसे पढ़ाएंगे बाद में, शिक्षण विधि बदलेंगे या
शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे वो अलग चीज है, पर जब आपने कॉपी चेक किया, बच्चे को प्रतिक्रिया क्या दिया, प्रतिपुष्टि फीडबैक क्या दिया, उससे बच्चा प्रेरित हुआ कि हतोत्साहित हो गया, ये सारी चीजें डिपेंड करती है एक बच्चे की पढ़ाई के लिए। तो मूल्यांकन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला पॉइंट पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, प्रतिपुष्टि। तो हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट है मूल्यांकन में क्या, प्रतिपुष्टि या एक टीचर का फीडबैक। दूसरा, मूल्यांकन क्यों करते हैं, ताकि बच्चों की मदद कर सके। मूल्यांकन क्यों करते हैं, कमी को ढूंढकर दूर कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन। मूल्यांकन क्यों करते हैं, ताकि कमियों को ढूंढकर हम क्या कर सके, दूर कर सके। तो इस तरीके के जब ऑप्शन आते हैं ये सभी क्या होते हैं, सही होते हैं। गलत वाले कौन से होंगे, जैसे बोलेगा मूल्यांकन इसलिए करते हैं ताकि हमको अंकों के बारे में पता चले, या बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि के बारे में पता चले, या शैक्षिक उपलब्धि पता करने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, गलत। यदि पूछेगा कि हम मूल्यांकन इसलिए करते हैं ताकि बच्चों की लेबलिंग कर सकें, हर किसी का नाम रख सके, गधा है, पीछे वाला है, ये तो ऐसे है वैसे हैं, लेबलिंग कर सकें, तो क्या होगा, ऑप्शन गलत। हम मूल्यांकन इसलिए कर सकते हैं ताकि बच्चों की रैंकिंग कर सके, रैंकिंग कर सके कि नहीं ये फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक वाला है, गलत। हम मूल्यांकन इसलिए करते हैं ताकि प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थी को अलग अलग छांट कर अलग अलग कमरों में शिफ्ट कर दें, ये भी क्या होगा, गलत। हम मूल्यांकन इसलिए नहीं करते कि हम ये देख लेना ये तेज है, तेज वाले इस कमरे में पढ़ेंगे आज से, कमजोर वाले इस कमरे में। समावेशी शिक्षा का नियम ही टूट जाएगा। समावेशी शिक्षा क्या कहता है, सभी बच्चे एक एक कक्षा में पढ़ेंगे, चाहे तेज हो, कमजोर हो, दिव्यांग हो, चाहे जैसा हो। तो मूल्यांकन कभी भी इन चीजों को नहीं। मूल्यांकन क्या हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चों को दंड दें या भय दिखाएं बच्चों को। हम मूल्यांकन इसलिए करते हैं ताकि परीक्षा के लिए तैयार कर सकें। ये सभी ऑप्शन क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे को सही प्रतिपुष्टि दिया जा सके। मूल्यांकन इसलिए करते हैं ताकि बच्चों की मदद कर सके। मूल्यांकन इसलिए करते हैं ताकि कमियों को ढूंढकर क्या कर सके, दूर कर सके। तो इस तरह के जो सकारात्मक जवाब होते हैं वो आपके क्या होंगे, सही, वो आपके गलत होंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग। अब अगले पे आते हैं। आकलन की कुछ विधि हैं, आकलन की विधि, टेक्निक। तो देखिए, जैसे आपको पूछता है ये कौन सी विधि है, ये कौन सी विधि है। जैसे पहला लिया हम पोर्टफोलियो, तभी में अंतर समझिएगा। पहला चीज, पोर्टफोलियो एक फाइल होता है। पहला पॉइंट, पोर्टफोलियो क्या होता है, एक फाइल होता है। दूसरा चीज, पोर्टफोलियो के अंदर शिक्षक प्लस विद्यार्थी दोनों अपने डेटा को, आंकड़े को रख सकते हैं उसके अंदर। पोर्टफोलियो में बच्चों के आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। मतलब एक तरह से बोला जाए तो साल भर के बच्चों के जो साल भर के आंकड़े हैं, पूरे एक वर्ष उसको इकट्ठा करते हैं। अब आंकड़े में क्या क्या चीजें हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकता है। बच्चे ने कोई कविता लिखी, उसको भी फाइल के अंदर रख दिया आपने। बच्चे ने कोई कहानी लिखी, वो भी फाइल के अंदर रखा। बच्चे की कोई फोटो है, वो भी फाइल में रख दिया। बच्चे की कोई ड्राइंग है, वो भी फाइल में रख दिया। बच्चे के अंदर कोई बदलाव आया है या कोई चीज आपको लगा कि नहीं ये चीजें इसके अंदर चेंजेस आई है, उसको भी आपने फाइल के अंदर लिख के रख दिया। बच्चों के जो रिजल्ट हुए, मार्कशीट हुआ, उसको भी आपने कहाँ रख दिया, फाइल के अंदर। उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक तरीके का फाइल होता है जो हर बच्चे का बनाया जाता है। उसमें साल भर का पूरा डेटा पोर्टफोलियो के अंतर्गत इकट्ठा होता है। बच्चे ने जो परफॉर्मेंस रहा, बच्चे के जो मार्कशीट हुए, रिजल्ट हुए,
बच्चे ने कोई कविता सुना दी तो उसको भी उसके अंदर लिख के रखा गया है, बच्चे ने कोई कहानी लिखी उसको भी उसके अंदर रख दिए, बच्चे ने कोई ड्राइंग बनाई उसको भी उसके अंदर रख दिए। तो हर एक डेटा को उसके अंदर रखा जाता है, जिसमें बच्चे का साल भर का पूरा डेटा होता है, जिससे आप बच्चे के बारे में यदि आप मूल्यांकन करना चाहेंगे, उसके बारे में जानना चाहेंगे, तो पोर्टफोलियो से बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं कि उसके अंदर पूरा साल भर का डेटा आप समझ सकते हैं, साल भर में क्या क्या चीजें चली और उसके अंदर क्या क्या बदलाव आया है। तो उसे क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो में शिक्षक भी अपने डेटा को रख सकता है और विद्यार्थी भी। दूसरा जो होता है उससे बोलते हैं दृष्टांत अभिलेख, या इसी कहते हैं वृत्तांत अभिलेख, या इसी कहते हैं उपाख्यानात्मक अभिलेख। तो देखिए, चाहे दृष्टांत अभिलेख, दृष्टांत अभिलेख, उपाख्यानात्मक अभिलेख, ये इस एक ही के नाम है। दृष्टांत अभिलेख मतलब कुछ भी दृष्टि से देखा उसे लिख लिया। वृत्तांत अभिलेख, वृत्तांत मतलब होता है घटना, कोई घटना घटते हुए देखा स्कूल में उसको भी लिख लिया। उपाख्यानात्मक मतलब कोई एक छोटी सी स्टोरी या छोटी सी घटना को लिखना उपाख्यानात्मक अभिलेख कहलाता है। जिसमें होता क्या है, इसमें शिक्षक अपनी जेब में, इसमें जो शिक्षक होता है, शिक्षक अपनी जेब में छोटी सी डायरी रखता है, डायरी रखता है, तथा कोई भी बच्चों से जुड़ी घटना देखता है तो उसे नोट कर लेता है। इससे बोलते हैं दृष्टांत अभिलेख। मतलब जेब में मास्टर साहब एक छोटा सा डायरी लेके चलते हैं, अपना स्कूल में क्लास में घूम रहे हैं, तभी किसी बच्चे को देखे, अरे ये तो बड़ा सृजनशील टाइप का है, ये तो नया नया तरीका खोजा क्वेश्चन को सॉल्व करें, हम बता दिए तब वो ये अलग अलग तरीका खोजने में पड़ा हुआ है, तो आप लिख रहे हैं इस बच्चे के अंदर सृजनशीलता गुण पाया जाता है, तुरंत अपनी डायरी पे नोट कर लिए। तो उससे बोलते हैं उपाख्यानात्मक अभिलेख। इसमें टीचर एक डायरी लेके चलता है, वो कोई भी घटना अपने स्कूल में बच्चों से जुड़ी हुई चीजें देखता है तो उसे अपनी डायरी में तुरंत नोट कर लेता है, उससे बोलते हैं उपाख्यानात्मक अभिलेख या वृत्तांत अभिलेख या फिर दृष्टांत अभिलेख। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला जो आता है वो है रूबिक्स। क्या आता है? रूबिक्स। रूबिक्स एक तरह की सारणी होती है। सारणी मतलब टेबल, जैसे बनाए जाते हैं ना सारणी, इस तरह के टेबल होते हैं रूबिक्स में। और बच्चे के चाहे मौखिक गुण हो चाहे लिखित गुण हो या दृश्यात्मक गुण हो, गुणों को चिन्हित किया जाता है, किया जाता है। मतलब देखिए, इसमें क्या होगा, पूरा एक टेबल बनाया जाता है सारणी। इसमें जैसे लिख देंगे कि बच्चे की सृजनशीलता, बच्चे की याद करने की क्षमता, बच्चे की नैतिकता या व्यवहार। तो आपको लगेगा कि सृजनशीलता में टॉप क्लास आप यहाँ बांटे रहेंगे, गुड, बेटर और बेस्ट या एक्सीलेंट। आप लगेगा सृजनशीलता में बहुत तेज है तो एक्सीलेंट पे टिक मारेंगे, बहुत तेज। याद करने में थोड़ा गधा या लो लेवल एवरेज है तो आप यहाँ टिक लगा देंगे। या फिर जैसे उसका व्यवहार बहुत ही खराब है तो आप सीधे कहाँ टिक लगा देंगे, यहाँ। तो ये एक टेबल होती है सारणी, जिसमें एक ही बार में किसी बच्चे के सभी गुणों को चिन्हित किया जाता है। जैसा उसका गुण एवरेज हो, गुड, बेटर, बेस्ट, एक्सीलेंट, जिस भी रूप में हो, तो उसे आप क्या करते हैं, चिन्हित कर लेते हैं, मार्क लगा लेते हैं, तो उसे बोलते हैं रूबिक्स। तो रूबिक्स होता है एक सारणी होता है जिसमें मौखिक, लिखित, दृश्यात्मक गुणों को चिन्हित किया जाता है। इससे बच्चों के बारे में ओवरऑल सारी बातें आपको पता चल जाती है एक ही जगह से। तो उसे क्या बोलते हैं, रूबिक्स। तो रूबिक्स का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अगला देखिए, अगला आता है आपका रेटिंग स्केल, या इसी को बोलते हैं दर मापक पैमाना, या इसी को बोलते हैं क्रम निर्धारण मापनी।
एक ही के कई नाम है। रेटिंग स्केल, दर मापक पैमाना, एक क्रम निर्धारण मापनी। इसमें बच्चे के गुण तथा अवगुण के अनुसार उन्हें रेटिंग दी जाती है। समझिए, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे जब सामान खरीदते हैं तो आप रेटिंग नहीं देते कि 5 में इसको हम 3 रेटिंग दे रहे हैं, होता है कि नहीं? जब फ्लिपकार्ट वगैरह पे सामान खरीदते तो वहां रेटिंग देते हैं कि इसको 5 में से हम 3 दे रहे हैं या 5 में से 2 दे रहे हैं। तो वही होता है रेटिंग स्केल। अब एक बच्चा गाना गा रहा है, हो सकता है उसका लय थोड़ा खराब हो पर उसके लिरिक्स बहुत अच्छे हों, तो आप ओवरऑल कमी अच्छाई, आप कमी अच्छाई किसी को बोलेंगे नहीं, लेकिन कमी अच्छाई दोनों चीज को देखेंगे, आपको लगेगा चलो यार इसको 5 में से 3 पॉइंट दे देना चाहिए। या एक बच्चा जिसका पढ़ाई लिखाई थोड़ा खराब लेकिन नैतिक व्यवहार में बहुत अच्छा है, तो आप इंप्रेस होकर बोलेंगे चलो यार इसको 10 में ऐसा करो 6 या 7 पॉइंट दे दो। तो इसे बोलते हैं रेटिंग स्केल, जहां बच्चे के गुण और अवगुण दोनों को देखते हुए उसे एक रेटिंग दी जाती है कि तुम्हारा क्रम यहाँ है, या तुम्हारा क्रम 10 में से 8 पे, या तुम्हारा क्रम 10 में से 7 पे है। जिसे बोला जाता है रेटिंग स्केल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखिए, अगला आता है चेकलिस्ट। या इसे बोलते हैं जांच सूची। देखिए, चेकलिस्ट या जांच सूची क्या होता है, इसका प्रयोग करते हैं प्रोजेक्ट वर्क के टाइम। जब बच्चे कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है तब करते हैं, या प्रोजेक्ट वर्क को ही बोलते हैं प्रदत्त कार्य, या इसी बोलते हैं परियोजना कार्य। तो प्रोजेक्ट वर्क को ही बोलते हैं प्रदत्त कार्य या फिर परियोजना कार्य। अगला पॉइंट समझिएगा आप लोग ध्यान से। तो चेकलिस्ट में जो सबसे अच्छी बात यह होती है, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हमें तुरंत मूल्यांकन करके तुरंत प्रतिपुष्टि देनी हो। और देखिए चेकलिस्ट होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने गृह विज्ञान का आप प्रोजेक्ट चलवा रहे हैं, 4-5 बच्चों का ग्रुप बनाया, गृह विज्ञान वाला कार्य चल रहा है, तो आपने एक लिस्ट बनाई। अब गृह विज्ञान पे कौन से महत्वपूर्ण चीजें जिस पे आपको ध्यान देना जरूरी है, तो जैसे आपने लिख के रखा है सफाई पर, स्वाद पर, तेल तथा मसालों के प्रयोग पर। तो अब जब भी आप जैसे एक चेकलिस्ट आपने प्रिंट करवा के रखा है, जैसे पहले ग्रुप नंबर ए, अब पहला ग्रुप है ए ग्रुप है, ए ग्रुप के आप घूमते हुए जाएंगे, देखेंगे अच्छा सफाई इसका ठीक ठाक है, चलो सफाई में इसको A+ दे रहे हैं। स्वाद इसका सही नहीं है, स्वाद में इसको B दे देते हैं। तेल मसाला थोड़ा कम प्रयोग किया है, मतलब ठीक ठाक प्रयोग किया, इसमें इसको A दे देते हैं। तो ये क्या हुआ, आपने तुरंत नंबरिंग और तुरंत उसका मूल्यांकन करके तुरंत उसको फीडबैक दे दिए। तो चेकलिस्ट का प्रयोग तब करते हैं जब तुरंत हमें मूल्यांकन करके तुरंत हमको बच्चे को फीडबैक या तुरंत प्रतिपुष्टि देना हो। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, चेकलिस्ट का। ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है प्रोजेक्ट वर्क, प्रदत्त कार्य या फिर परियोजना कार्य में। तो देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। देखिए सभी में अंतर क्या है। पोर्टफोलियो एक क्या है, फाइल जिसमें बच्चों के साल भर के आंकड़ों को रखा जाता है। अगला देखिए, दृष्टांत अभिलेख, टीचर अपनी जेब में एक छोटी सी क्या रखता है, डायरी, जो बच्चों से जुड़ी हुई घटनाओं को लिखता है। सभी में अंतर है। पोर्टफोलियो फाइल था, दृष्टांत अभिलेख में छोटी सी डायरी है जिसमें टीचर कोई बच्चों से जुड़ी घटनाएं लिखता है। रूबिक्स में क्या है, ये एक सारणी है, सारणी में बच्चों के मौखिक, लिखित, दृश्यात्मक सभी गुणों को चिन्हित करते हैं। रेटिंग स्केल क्या है, दर मापक पैमाना, इसमें बच्चों के गुण अवगुण के हिसाब से उन्हें एक रेटिंग या क्रम दी जाती है। चेकलिस्ट क्या है, तब प्रयोग करते हैं जब तुरंत मूल्यांकन करके क्या देना हो, तुरंत प्रतिपुष्टि। तो इसे क्या, अब जैसे मेरा मूल्यांकन किए आप, अरे सर पढ़ाते ठीक है, थोड़ा सा नया नया है तो गड़बड़ा जाते हैं, राइटिंग सही नहीं है, थोड़ा सा मात्रा गलत लिखते हैं, चलिए 5 में से 3 या 4 स्टार दे देते हैं। तो ये आपने क्या किया, मेरा चेकलिस्ट के द्वारा, सॉरी ये आपने क्या किया, मेरा
रेटिंग स्केल के द्वारा मूल्यांकन, कि आपने मुझे एक रेट दिया कि लगभग चलिए इतना गड़बड़ है, आप में ये अच्छा है, तो ये हो गया रेटिंग स्केल। और चेकलिस्ट तब होता है जब आप मुझे कोई प्रोजेक्ट देते करने के लिए और मैं उसे करता और तब आप तुरंत मूल्यांकन करके तुरंत फीडबैक देते, तब क्या हो जाएगा चेकलिस्ट या जांच सूची। तो ये क्या मूल्यांकन के अलग अलग टेक्निक्स है, तरीके हैं, इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आते हैं, एक आपसे पूछता है डॉक्टर ब्यूमांट का प्रयोग। ब्यूमांट का प्रयोग एक चैप्टर है ईवीएस में, उसमें वैज्ञानिक विधि से कैसे स्टेप बाय स्टेप कोई परीक्षण किया जाता है, उसके स्टेप्स हैं और उसके स्टेप्स को क्रम से लगाने के लिए देता है। तो देखिए पहला स्टेप आता है प्रेक्षण, दूसरा आता है प्रश्न पूछना, तीसरा स्टेप आता है परिकल्पना, चौथा स्टेप आता है अनुमान लगाना, पांचवा स्टेप आता है अनुमान का परीक्षण, छठवां स्टेप आता है परीक्षण को रिकॉर्ड करना, परीक्षण के आंकड़ों को रिकॉर्ड करना, और सातवां स्टेप क्या आता है निष्कर्ष निकालना। ये एक वैज्ञानिक विधि जिसको क्रम से लगाने के लिए देता, समझिएगा। प्रेक्षण का मतलब होता है किसी चीज का अवलोकन करना, देखना। अब जैसे जेम्स वाट था, उसने भाप इंजन का प्रयोग, भाप इंजन का जैसे आपने कहानी सुना, उसने भाप इंजन जो बनाई थी, तो वो अपने किचन में था, उसने देखा कि पानी उबल रहा है तो बार बार ढक्कन खुल जा रहा है, उसने कोयले का टुकड़ा रखा, फिर ढक्कन खुल गया, फिर उसने 2-3 कोयले का टुकड़ा रखा, फिर भी ढक्कन खुल गया, फिर 4 रखा, फिर भी ढक्कन खुल गया। तो ये बार बार उसने क्या कर रहा था प्रेक्षण। फिर उसने खुद से सवाल पूछा, आखिर इतना वजन रखने के बाद भी ढक्कन खुल कैसे जा रहा है। तो उसके दिमाग में कई ढेर सारे आए विचार, विचार या आइडिया, परिकल्पना मतलब कई ढेर सारे विचार आए, क्या कई कई क्या है, कई विचार, कई ढेर सारे क्या है उसके दिमाग में विचार, परिकल्पनाएं आए। उसमें से उसने अनुमान लगा कि नहीं यार इसके वजह से नहीं हो सकता, नीचे से कोई चीज ढकेलेगा थोड़ी ना, लेकिन भाप कहीं ऊपर तो नहीं ढकेल दे रहा है। तो उसके बारे में जब ढेर सारे विचार आए तो उसमें से एक अनुमान लगा उसने कि हो सकता है इसके वजह से ढक्कन बार बार खुल जा रहा है इतना वजन रखने के बाद भी। फिर उस अनुमान का उसने क्या किया परीक्षण। जब परीक्षण करेगा तो चाहे सफलता असफलता कुछ तो हाथ लगेगी, तो जो भी परीक्षण में आंकड़े मिलेंगे उसको उसने क्या करेगा रिकॉर्ड, और यही क्रिया बार बार करता रहेगा। फिर उन्हें रिकॉर्ड आंकड़ों से क्या निकालेगा निष्कर्ष कि नहीं भाप में ताकत होती है और इसीलिए वो ढक्कन को बार बार खोल लेते। एक वैज्ञानिक विधि होता है, इसको क्रम से लगाने को बोलता है, और यही आपके प्रक्रिया कौशल है। पूछता है प्रक्रिया कौशल क्या होते, यही जो 6-7 है ना, इन्हीं को प्रक्रिया कौशल भी बोला जाता है। तो जब पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल है, तो यही सब है। एक बार स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, लिख लीजिए। तो देखिए प्रक्रिया कौशल में ये सारी चीजें तो आती हैं, साथ में जैसे वर्गीकरण हो गया वो भी प्रक्रिया कौशल है। प्रक्रिया कौशल का मतलब होता है कोई चीज करना, मतलब यदि हाथों का प्रयोग कर रहे हैं और करके यदि कोई चीज यूज किया जा रहा है, जैसे वर्गीकरण में आप करते हैं, तो वो सारी चीजें प्रक्रिया कौशल कहलाती हैं। जो भी वैज्ञानिक विधि होती है, तो वर्गीकरण करना, अनुमान लगाना, परिकल्पना करना, प्रश्न पूछना, प्रेक्षण, वो सारी प्रक्रिया कौशल कहलाती हैं। तो इसको आप लिख लिए होंगे। तो यहां पे आपका ईवीएस का सेशन कंप्लीट होता है। और मैं एक बार फिर कहूंगा, ईवीएस में सिर्फ इतना शिक्षण नहीं है, शिक्षण और भी हैं, पर मैंने उन सभी शिक्षणों को, मैथ का जब मैं शिक्षण पढ़ा रहा था तो वहाँ सारी विधियाँ पढ़ाया, मूल्यांकन पढ़ाया, सभी चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके टाइम लेकर पढ़ाया। तो यदि जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे पढ़े हुए उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लगाएंगे क्वेश्चन लग जाएगा। पर जो बच्चे नए हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार जाकर सीडीपी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, या लास्ट में अभी यहाँ पे सीडीपी की प्लेलिस्ट आ जाएगी, इस साइड मैथ का लगा दूंगा, आपको जो भी प्लेलिस्ट में जाना वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और कल से हम बराबर प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं,
एक के बाद एक के बाद एक सारे प्रैक्टिस कर डालेंगे इधर। तो एक बार पहले आप नोट नहीं करना, तो बस देख डालिए, उतने से भी आपका काम चल जाएगा। तो मैं प्लेलिस्ट लास्ट में लगा दूंगा, आइकॉन बन के इधर आ जाएंगे, एक तरफ सीडीपी एक तरफ मैथ का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।